अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस तीसरे वीडियो में। साथियों, अब तक मैं आपको 2 वीडियो IC38 पे दे चुका हूं और मेरी गारंटी है कि अगर आप उन दोनों वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो कम से कम 8 अंक और अधिकतम 12 अंक आपको उन दोनों वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। और मैंने उन वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं चीज़ों को कवर किया है जिनको आप आसानी से समझ जाएँ। देखिए, क्योंकि IC38 की बुक बहुत लेंदी है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो मैंने उन चीज़ों को छोड़ दिया है जिसको समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है एक छोटे वीडियो में। तो इसलिए मैंने उन्हीं विषयों को उठाया है जो आप आसानी से, वन लाइनर हैं, आप इजीली समझ सकते हो और मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पुनः मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम 4 से 5 अंक आपको दिया जाए। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ मैंने एक स्केच तैयार किया है, क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, बीमा प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट क्या है? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु जो मार्केट में बेची जाती है, लाई जाती है, मार्केट में उसका खरीद होती है, वो लोग उसको बेचते हैं, कुछ लोग उसके खरीदार होते हैं, तो वो एक प्रोडक्ट के रूप में होता है। और प्रोडक्ट की अपनी विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं की वजह से उसकी कीमत क्या होगी, लोगों में उसकी डिमांड क्या होगी, कई सारे फैक्टर हैं जो उसका मूल्य निर्धारित करते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बीमा, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, एक अमूर्त प्रोडक्ट है हमारा, और इसका कीमत यानी इसका प्रतिफल, इसका प्रीमियम भी है। इन सारी चीज़ों पे हमें आज बात करनी है। तो हमारा जो बीमा प्रोडक्ट है, बीमा उत्पाद है, इसमें हम देखेंगे, हमारा विशेषता की बात करें तो मुख्यतः ये कवर करता है मृत्यु को, डेथ को कवर हम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों की जैसे होता है ना, कोई प्रोडक्ट आता है उसके बाद उसको ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव होते हैं। तो तमाम सारी परिस्थितियों को देखते हुए बीमा में मृत्यु कवर के साथ साथ और भी चीज़ों को जोड़ा गया। जैसे विकलांगता को जोड़ दिया गया, क्योंकि लोगों के सामने समस्या आई कि डेथ नहीं हुई लेकिन वो इस तरह से विकलांग हो गई कि उनकी कमाने की क्षमता, अर्निंग करने की क्षमता खत्म हो गई, तो उसमें विकलांगता को जोड़ा गया। दुर्घटना लाभ को जोड़ा गया। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, बीमारी का एक्सपेंसेस, आदमी बीमार हो गया, तमाम सारे उसके खर्चे आए उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो इन सारी चीज़ों को भी बीमा में जोड़ा गया। लेकिन मुख्य रूप से हमारा उत्पाद, हमारा प्रोडक्ट जो है, उसकी विशेषता या कह दीजिए उसका मुख्य कवर क्या है, वो है मृत्यु कवर। मुख्य रूप से हम डेथ को कवर करते हैं बीमा उत्पाद में। अब देखिए, बीमा उत्पाद के टाइप की बात करें तो सबसे पहले हम उन परंपरागत बीमा उत्पादों की बात करेंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए, सबसे पहले मियादी बीमा। जैसे हमने यहाँ पे ये 3 चीज़ें लिख रखी हैं, मियादी बीमा, अवधि बीमा और टर्म बीमा। अगर आप यहाँ पे शब्दों को थोड़ा ध्यान देंगे तो मियाद का मतलब समय, उर्दू शब्द है, अवधि हिंदी शब्द है, अवधि का मतलब समय, और टर्म अंग्रेजी का शब्द है। मैंने तीनों शब्द इसलिए लिख दिया है कि पेपर में ये तीनों में से किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी भाषा में भी टर्म बीमा का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो तीनों का मतलब एक ही है, तीनों अलग अलग नहीं है। चाहे मियादी बीमा बोला जाए, चाहे अवधि बीमा बोला जाए, और चाहे टर्म बीमा बोला जाए, आप तीनों को एक ही समझेंगे। इस बीमे की खास बात क्या होती है? देखिए, मियादी बीमा या किसी भी बीमा को जानने से पहले हम एक चीज़ को कवर करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रीमियम के तत्व। ये प्रतिफल या प्रीमियम जो हम अपने उत्पाद की कीमत जो देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू, जैसे हमने बीमा लिया तो उसके बदले में हमें कंपनी को प्रतिफल या प्रीमियम देना पड़ता है। तो जैसे हम छोटी सी बात करें, ये मार्कर है, मान लीजिए 25 रुपये का है। 25 रुपये में इसकी सारी चीज़ों की कीमत है। इसमें जो इंक है उसकी कीमत है, इसमें जो प्लास्टिक लगा हुआ है उसकी कीमत है, इसके साथ साथ इस पर जो प्रिंटिंग हुई है उसकी अलग कीमत है। हर चीज़ की मिला के तब ओवरऑल इसकी वैल्यू 25 रुपये है। उसी तरह से हमारा जो प्रीमियम, हम बीमे का प्रतिफल या प्रीमियम जो देते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या घटक हैं उसके, क्या क्या, उनको हम बोलते हैं प्रीमियम के तत्व। उनको हम थोड़ा सा समझ लें तो आगे की चीज़ों को समझना आसान होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करूँगा, बीमा एक प्रोडक्ट है
अमूर्त प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो कीमत हम ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं वो प्रीमियम है, वो प्रतिफल है। और उस प्रतिफल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत माइक्रो लेवल पे मैं नहीं जा रहा हूँ, एक बेसिक लेवल पे मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम से संबंधित है। तो आप देखेंगे मृत्यु और जोखिम, यानी उसमें एक ऐसा पोर्शन होता है बीमे में, एक भाग ऐसा होता है जो हम टोटल प्रीमियम देते हैं उसका एक भाग ऐसा होता है जिसकी वजह से डेथ होने पर हमें एक अमाउंट, एक राशि मिलती है। तो यहाँ से सीधा सीधा तर्क आप अपने दिमाग में ये ले जा सकते हैं कि जिस बीमे में मृत्यु कवर की राशि जितनी ज़्यादा होगी वो बीमा बीमित की मृत्यु हो जाने पर उतना ज़्यादा पैसा देगा। तो एक भाग निकल गया मृत्यु या जोखिम को कवर करने में। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं बचत और निवेश। एक भाग ऐसा होता है बीमा प्रोडक्ट में जो हमें, जिस पे कंपनी रिटर्न्स देती है, हमारे उस पैसे को निवेश करती है, उस पे अर्निंग करती है और उसके बाद उसका अंश हमें भी देती है जिससे हम लाभान्वित होते हैं। ब्याज कह सकते हैं आप इसको बोनस कह सकते हैं, जो भी इसका तरीका है। यानी जो हमारा पैसा गया कंपनी ने उसको निवेश किया, उस पर लाभांश हमें भी दिया। तो ये हो गया हमारा बचत या निवेश, यानी जिस पैसे पर हमें वास्तव में रिटर्न मिलना है। अगर हम बीमे में रिटर्न की बात करें कि हमारी मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा, तो ये निर्धारित होगा कि हमारे बीमे के प्रतिफल में, प्रीमियम में बचत का तत्व कितना है। जितना ज़्यादा होगा, अब यहाँ से आप ये तर्क अपने दिमाग में ला सकते हैं कि जिस बीमे में बचत का तत्व ज़्यादा होगा उस बीमे में हमें अच्छी मैच्योरिटी यानी पूरा होने पर अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद प्रबंधन व्यय या भार। तीसरी चीज़ हम अगर देखते हैं हमारे प्रीमियम में क्या शामिल है, प्रबंधन व्यय या भार। कोई भी संस्था कोई भी प्रोडक्ट सेल करती है तो उसके अपने एक्सपेंसेस होते हैं उस उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में। हम एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, उस प्रोडक्ट की कीमत प्लस उसको कस्टमर तक पहुंचाने में भी और उसकी प्रोसेसिंग करने में, ओवरऑल उसकी सर्विसेज देने में जो एक्सपेंसेस आते हैं उसे हम कहते हैं प्रबंधन व्यय या फिर भार कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में इसको लोडिंग बोलते हैं। प्रबंधन व्यय, भार या लोडिंग, तीनों एक ही चीज़ हैं। ये खर्चे हैं। आप खुद से समझ लो कि आप एक संस्था आपको पॉलिसी देती है, उस पॉलिसी को प्रोसेस करने में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे लोगों के एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ऑफिस का मैनेजमेंट, फर्नीचर का मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का मैनेजमेंट, तमाम सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को उन सारी चीज़ों को अपनी सेवाएं देने के लिए ये एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो हमारे प्रीमियम का एक छोटा सा पोर्शन, एक बहुत माइन्यूट पोर्शन उन हिस्सों में भी जाता है जिसे हम प्रबंधन व्यय या भार कहते हैं या फिर लोडिंग कहते हैं। तो आपने देखा हमारे प्रीमियम की तीन चीज़ें, मृत्यु और जोखिम से जो सुरक्षा देता है वो भाग, प्लस कुछ भाग बचत के लिए जाता है जिस पे हमें रिटर्न्स मिलते हैं, और इसके बाद एक हिस्सा ऐसा जाता है जो ऑफिस के, संस्था के एक्सपेंसेस में जाता है। और इसके बाद एक भाग और होता है जीएसटी, जो हमारा प्रोडक्ट बेसिकली एक सर्विस है जिसको हम सर्विस देते हैं, तो इस पे हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होता है और हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इस पे गवर्नमेंट को देते हैं। तो हमारे ये पोर्शन सीधा सीधा गवर्नमेंट को चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा प्रीमियम बनता है। इतनी सारी चीज़ें मिली तो हमारा प्रीमियम डिसाइड हुआ और वो हमने कंपनी को दिया। अब जैसा कि मैंने पहले भी इंडिकेट किया था, जोखिम का पोर्शन जितना ज़्यादा होगा डेथ पे उतना अधिक पैसा मिलेगा, जितना ज़्यादा पोर्शन सेविंग्स में जाएगा हमें मैच्योरिटी पे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो बीमे में जिनका अंश जिस हिसाब से रहेगा, हमारे डेथ कवर और मैच्योरिटी को डिसाइड करने वाले ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो निर्धारित करते हैं कि हमें बीमा पूरा होने पर क्या मिलेगा या मृत्यु होने पर क्या मिलेगा। तो ये हमारे प्रीमियम के तत्व हैं। फिर से हम अपनी बात पे आते हैं, ये आप समझ गए। इस पे सवाल आता है, कैसे आता है अभी मैं वो आपको बताता हूँ। परंपरागत बीमा उत्पाद की हम बात कर रहे थे और उसमें हम मियादी बीमा की बात कर रहे थे। तो ये प्रोडक्ट मैंने ये जो प्रीमियम के तत्व मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पर ये चीज़ आने वाली है। देखिए मियादी बीमा, मैंने क्या कहा, मियादी बीमा क्या है, इस पे हम बात कर रहे थे। तो मियादी बीमा एक ऐसा बीमा है जिसके कवर की अगर हम बात करें तो एक हवाई जहाज़ की यात्रा, 1 घंटे 2 घंटे की यात्रा को ये कवर कर सकता है, यानी इसकी अवधि 1 घंटा भी हो सकती है। हम एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट से जाते हैं, उस यात्रा में जो समय लगता है ये एक अवधि बीमा का समय हो सकता है, यानी इतने समय के लिए भी अवधि बीमा हो सकता है और अधिकतम इसका समय 40 साल भी हो सकता है।
इस बीमे में केवल और केवल मृत्यु को कवर किया जाता है। उस निर्देशित समय में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, यानी जिसने पॉलिसी ली है, अगर उस निर्धारित समय में उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो बीमे की राशि है वो उसके नॉमिनी को भुगतान किया जाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा, अवधि बीमा में केवल और केवल मृत्यु को हम कवर करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पॉलिसी होल्डर 25 साल का एक टर्म इंश्योरेंस लेता है, मियादी बीमा लेता है या अवधि बीमा लेता है, और पूरे 25 साल तक वो प्रीमियम्स प्रतिफल कंपनी को देता है, और उसकी मृत्यु 26वें साल में होती है, यानी बीमा पूरा होने के बाद होती है, उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उस संविदा का टर्म था 25 साल वो पूरा हो चुका है, और इस बीमे में मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलता। अगर पॉलिसी पूरा होने से एक दिन भी पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो बीमा धन है वो पूरा का पूरा बीमा धन उसके नॉमिनी को भुगतान किया जाएगा। तो अवधि बीमा एक ऐसा बीमा है जो केवल और केवल मृत्यु होने पर भुगतान देता है, इसके अलावा इसमें पेमेंट होने की और कोई कंडीशन नहीं है। अब इस पे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि ये हमने क्या कहा था, बीमे के प्रीमियम में जो तत्व होता है बचत या निवेश का, वो हमें रिटर्न्स दिलाता है कि हमें मैच्योरिटी होने पर क्या मिलेगा। क्योंकि मियादी बीमे में रिटर्न मिलना ही नहीं है, तो आप ये समझिए कि हमारे मियादी बीमे में बचत तत्व होता ही नहीं है, या ये हम कह सकते हैं कि शून्य होता है, यानी बचत का पोर्शन 0 होता है। तो हमारे प्रीमियम का काफ़ी हिस्सा जो बचत में जाता था वो होता ही नहीं है, इसलिए अवधि बीमा का प्रीमियम अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। तो खासकर ये बीमा उन लोगों के लिए होता है जिनकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, उनको बड़ा कवर चाहिए, लेकिन उनके पास सेविंग्स इतनी नहीं है कि वो बड़ा प्रीमियम दे सकें। तो उनके लिए बेहतर ये होता है कि वो एक छोटा प्रीमियम दे के अवधि बीमा ले लें, यानी कम राशि में वो एक बड़ा कवर ले सकते हैं। तो सवाल क्या आ सकता है कि मियादी बीमा में प्रीमियम का कौन सा तत्व नहीं होता, उसके बाद आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि मियादी बीमा में बचत तत्व शून्य होता है, होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई रिटर्न्स कंपनी को नहीं देने होते हैं। खैर, इसके बाद मियादी बीमा पे बात करें तो मियादी बीमा एक ऐसा बीमा होता है कि घटता हुआ मियादी बीमा, यानी वो समय के साथ उसका जो जोखिम कवर व्यक्ति को दिया गया है वो कम होता रहेगा। ये ज़्यादातर लोन वगैरह को कवर करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि लोन की राशि समय के साथ जैसे जैसे व्यक्ति प्रीमियम और इंटरेस्ट अपने भरता रहता है तो लोन का जो अमाउंट है वो कम होता रहता है। तो उसको जो है एक घटते हुए मियादी बीमा से कवर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि समय के साथ कवर घटता जाता है। हालांकि प्रीमियम एक समान रहेगी, लेकिन प्रीमियम अपेक्षाकृत कम रहेगी, क्योंकि कंपनी को शुरुआत में ज़्यादा कवर करना है और बाद में कम कवर करना है, तो वो एक एवरेज निकाल लेती है और उसी हिसाब से पूरा प्रीमियम लगता रहता है। तो एक घटता हुआ मियादी बीमा हो गया, यानी अगर इस साल उसका कवर 5 लाख है तो अगले साल व्यक्ति जितना इंटरेस्ट और लोन का पोर्शन जमा कर देगा उतना, मान लीजिए 4.5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3, ऐसे घटता रहेगा। यानी जो जोखिम कवर की राशि है वो समय के साथ घटती जाएगी। तो ये हो गया हमारा घटता हुआ मियादी बीमा। इसी तरह से बढ़ता हुआ मियादी बीमा होता है। लोग तमाम सारे फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इसको मीट आउट करने के लिए चाहते हैं कि हमारा जोखिम कवर समय के साथ बढ़ता रहे। जैसे महंगाई बढ़ रही है और तमाम सारी चीज़ें, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, पैसे की वैल्यू कम हो रही है, तो वो ऐसा भी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि एक समय के बाद हमारा रिस्क कवर और बढ़ जाए। तो बढ़ता हुआ मियादी बीमा भी होता है, जो समय के साथ अपना जोखिम कवर को बढ़ाता रहता है। उसकी एक अवधि तय हो जाती है कि 5 साल पे या 10 साल पे या हर साल उसका जो रिस्क कवर होगा वो इतने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया घटता हुआ मियादी बीमा, बढ़ता हुआ मियादी बीमा। और एक होता है प्रीमियम वापसी मियादी बीमा। यानी इस बीमा में हम क्या करते हैं कि जो व्यक्ति का प्रीमियम जो उसने जमा किया है, अगर वो पूरे समय तक जीवित रह जाता है तो उसके प्रीमियम को हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो ये भी एक मियादी बीमे का रूप है, टर्म इंश्योरेंस का ये भी एक रूप है। इसके बाद हम देखते हैं आजीवन बीमा योजना। आजीवन बीमा योजना क्या होती है? जैसे मैंने कहा ना, मृत्यु को कवर हम बेसिकली करते हैं। और ज़्यादातर बीमे में क्या होता है कि मृत्यु को एक निश्चित समय तक कवर किया जाता है कि भाई ठीक है, 25 साल के अंदर अगर मृत्यु होती है तो हम ये लाभ व्यक्ति को देंगे, उसके नॉमिनी को, नामित को देंगे। लेकिन आजीवन बीमा में क्या है, मृत्यु को हम कवर करते हैं। मृत्यु कब होती है, कैसे होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक हम उसको, यानी अंततः मृत्यु होनी है और उस समय तक हम उसको कवर प्रदान करेंगे जब तक वो व्यक्ति जीवित है। तो ये हो गई आजीवन बीमा योजना। इसके बाद आती है शुद्ध बंदोबस्ती योजना।
शुद्ध बंदोबस्ती योजना क्या है? शुद्ध बंदोबस्ती योजना वो योजना होती है जो एक निश्चित अवधि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर उसे एक राशि का भुगतान करती है। देखिए, ये बीमे के प्रोडक्ट के टाइप्स को आप समझे रहेंगे ना, तो तमाम सारे सवालों के जवाब आप अपने आप दे पाएंगे। हो सकता है ये सीधा सीधा सवाल ना आए, सवाल थोड़ा घुमा के आए, लेकिन आप इन प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझे रहेंगे तो आप अपने आप सवालों के उत्तर दे पाएंगे। तो मैं आपको शुद्ध बंदोबस्ती बीमा योजना के बारे में बता रहा था। शुद्ध बंदोबस्ती योजना क्या करती है? एक निश्चित अवधि तक अगर व्यक्ति जीवित रहता है तो उसको भुगतान करती है। अगर मृत्यु हो जाती है तो इसमें भुगतान की कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ जीवित रहने पर ही ये भुगतान करता है। आपको लगेगा अजीब सी योजना है, लेकिन ये है। इस योजना में क्या होता है, जो व्यक्ति ने लिया कि 5 साल तक वो जीवित रह गया तो उसको भुगतान मिलेगा, तो वो 5 साल के बाद अगर वो व्यक्ति जीवित है तो वो उस भुगतान के लिए क्लेम कर सकता है। यानी ये व्यक्ति के जीवित रहने पर ही भुगतान करती है। इसके अलावा बंदोबस्ती योजना, देखिए बंदोबस्ती योजना को समझने के लिए आप ये समझिए कि इस योजना में शुद्ध बंदोबस्ती का भी कुछ पोर्शन मिला होता है और मियादी बीमे का भी कुछ पोर्शन मिला होता है। तो आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि मियादी बीमा का भाग इसमें है, तो अगर कभी पॉलिसी अवधि में, पॉलिसी के पीरियड में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लाभ मिलेगा, क्योंकि मियादी बीमा है। टर्म इंश्योरेंस क्या करता है? टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी अवधि में डेथ हो जाने पर पैसा देता है। और अगर व्यक्ति जीवित रह जाता है तो भी उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें शुद्ध बंदोबस्ती का भी कुछ भाग मिला हुआ है। तो यानी अंततः अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारी बंदोबस्ती योजना है वो शुद्ध बंदोबस्ती और मियादी बीमे का एक कॉम्बिनेशन है, तो ये बिल्कुल सही होगा। ये कि दोनों योजनाओं का अंश इसमें मिला हुआ है और ये दोनों के लाभ को प्रदान करती है। मृत्यु पर भी लाभ प्रदान करती है और उसके बाद जीवित रहने पर भी शुद्ध बंदोबस्ती के पोर्शन से उसको मैच्योरिटी या जो भी आप कह लें उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो हमारी शुद्ध बंदोबस्ती योजना हो गई। इसके अलावा धन वापसी योजना, ऐसी कुछ योजनाएं होती हैं जिसमें एक निश्चित समय के बाद बीमे की अवधि के बीच बीच में कुछ निश्चित अवधि पर पॉलिसी होल्डर को कुछ पैसा वापस आता रहता है। नॉर्मली ये बीमे लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बनाए गए। कभी कभी क्या होता है, लोगों की जो आमदनी है, जो आय है, वो निश्चित नहीं होती, वो समय और परिस्थितियों पर आधारित होती है। कभी आमदनी हुई, कभी नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में लोगों को ये बीमे का भी एक विकल्प दिया गया कि एक निश्चित समय के बाद 4 साल या 5 साल के बाद उनको कुछ पैसा वापस आ जाएगा उनके बीमे से। हालांकि जब बीमा पूरा होगा तो वो वापस की गई राशि उसमें से काट ली जाएगी। तो ये एक सुविधा के रूप में लोगों को दिया गया। तो ये ऐसा एक बीमा बनाया गया जिसमें बीच बीच में कुछ भाग बीमे धन का कुछ प्रतिशत उसको वापस कर दिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में एक सवाल आता है कि दिनेश ने एक बीमा पॉलिसी ली और उसने अपनी पूरी पॉलिसी के पूरे प्रीमियम समय समय पर जमा किए। बीमा पूरा हुआ और बीमा पूरा होने पर दिनेश को पूरा बीमा धन भुगतान नहीं हुआ, क्या कारण हो सकता है? अब आपको लगेगा कि ऐसा क्या हुआ, उसमें तमाम सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, लेकिन सीधा सीधा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि उसने पूरे प्रीमियम्स जमा किए हैं और उसके बाद भी अगर उसे पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ में कटौती हो रही है, तो यानी क्या है, वो एक धन वापसी पॉलिसी थी। उसने कुछ प्रतिशत बीच बीच में ही ले लिया था, इसलिए जब बीमा पूरा हुआ, जैसे मान लो किसी ने बीमे में 20% 3 बार वापस ले लिया, 20% 5 ईयर्स पे, फिर 5 ईयर्स पे 20%, फिर 5 ईयर्स पे 20%, यानी 5 साल, 10 साल और 15 साल की अवधि पूरी होने पर बीमे की उसने 20% 3 बार वापस ले लिया। तो यानी टोटल कितना वापस ले लिया? उसने अपने बीमा धन का 60% वापस ले लिया। अब जब बीमा पूरा होगा तो उसे 40% ही भुगतान होगा बोनस के साथ। 40% बीमा धन और बाकी जितने समय की पॉलिसी है उतने समय का बोनस, ये उसको भुगतान होगा। तो दिनेश को पूरा बीमा धन क्यों भुगतान नहीं हुआ? क्योंकि उसने धन वापसी पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी ले रखी थी। ये ऑप्शन आप देखेंगे, धन वापसी पॉलिसी के विकल्प पे आप टिक करेंगे। इसके बाद बीमा योजनाओं के बारे में बात करें, सहभागिता या गैर सहभागिता बीमा योजनाएं। देखिए, सहभागिता योजनाएं वो होती हैं जो उस पॉलिसी में कंपनी को होने वाले लाभ में, जो भी कंपनी को उस पॉलिसी से लाभ होता है उसमें उसको बोनस के रूप में उसका लाभांश पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है। ऐसी योजनाओं को हम सहभागिता योजना कहते हैं। यानी वो प्रॉफिट में सहभाग करती हैं, उनका अंश होता है, जो भी लाभ हुआ कंपनी को उस पॉलिसी के अंदर, उस पॉलिसी के ओवरऑल इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ा,
उसका अंश उस पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है, यानी वो बोनस में, प्रॉफिट में सीधे सीधे पार्टिसिपेट करती हैं। तो ऐसी योजनाओं को सहभागिता योजनाएं कहते हैं। गैर सहभागिता योजनाएं वो होती हैं जहां पे हम लाभ या नुकसान, इसमें पॉलिसी होल्डर को उससे कोई मतलब नहीं होता, उसको क्या मिलना है इन चीज़ों को पहले से तय कर दिया जाता है। तो ऐसी योजनाओं को हम गैर सहभागिता योजनाएं कहते हैं। तो दो योजनाएं हो गई, सहभागिता या गैर सहभागिता। इसके बाद यहीं पर आ गई यूलिप। देखिए यूलिप प्लान यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, ऐसे प्लान्स जो, अब आप सीधा सीधा प्रीमियम के तत्व की बात करें, हमने यहाँ पे बात किया था बचत तत्व, बाकी सारी चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन ये जो हमारे बचत का, सेविंग का पोर्शन है, इसका निवेश शेयर मार्केट में कर दिया जाएगा। ये हो गया यूलिप प्लान। शेयर मार्केट में निवेश करने से क्या हो गया, ये प्लान, शेयर मार्केट में रिस्क होता है, आप सारे लोग समझते हैं। तो ऐसे प्लान्स में अगर हम निवेश करते हैं तो ये हमें अच्छा रिटर्न्स भी दे सकते हैं, इनकी वैल्यू डाउन भी हो सकती है। यानी हमारा निवेश कहाँ किया गया है, अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, उन फंड्स में हम चूज़ करते हैं कि हमें किस फंड में निवेश करना है। कंपनीज स्विचिंग की भी सुविधा देती हैं, अगर हमें जानकारी है तो हम अलग अलग फंड में स्विच भी कर सकते हैं। तो ये यूलिप प्लान्स होते हैं जहां हमारे सेविंग का पोर्शन जो है वो शेयर मार्केट में उसका निवेश कर दिया जाता है। और जाहिर सी बात है, देखिए इस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में, इनके प्रमोशन के बारे में सवाल आ सकते हैं। तो शेयर मार्केट में निवेश का, अगर जैसे आपका कोई भी सवाल आ गया कि किसी व्यक्ति को बीमे के लिए सजेशन देना है, तो आप उसको किस तरह की योजना का, एक परिस्थिति दे दी जाएगी और आप उसको किस तरह का सजेशन देंगे। तो देखिए शेयर मार्केट में निवेश का सजेशन आप उसी व्यक्ति को देंगे जिसके पास एक्स्ट्रा मनी हो, यानी कुछ अतिरिक्त पैसा हो जिसको उसे तुरंत ज़रूरत ना हो, या कोई ऐसा नहीं है कि इसको इस समय पर इसकी ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसके पास है, तो उसे आप शेयर मार्केट में निवेश करने की सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी ग्रोथ भी दे सकता है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ इसमें रिस्क भी जुड़ा होता है। इसके बाद कुछ IRDA की, बीमा प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो बीमा प्रोडक्ट से संबंधित IRDA की कुछ गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस को हम समझते हैं कि प्रोडक्ट गाइडलाइंस का मतलब कि प्रोडक्ट्स का बेसिक स्वरूप क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा और ज़्यादा सुविधाएं आप देना चाहो उसको आप करो, उस हिसाब से उसके प्रीमियम्स करो, लेकिन एक बेसिक फीचर क्या होने चाहिए। तो बेसिक फीचर में IRDA की गाइडलाइंस क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को बीमा प्रोडक्ट दिया जा रहा है, एकल प्रीमियम पॉलिसीज क्या होती है, जहां कस्टमर एक बार वन टाइम प्रीमियम पे करता है, उसके बाद बार बार उसे प्रीमियम पे नहीं करना होता। और दूसरा होता है रेगुलर प्रीमियम में एक निश्चित अवधि तक, प्रतिवर्ष, छमाही, तिमाही या मंथली, जिस मोड पे वो सिलेक्ट करता है, एक निश्चित अवधि तक वो रेगुलर प्रीमियम्स देता रहता है, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, जो भी उसकी सुविधा और कंपनी का के बीच में जो भी संविदा हुई हो उसके अनुसार वो प्रीमियम्स देता रहता है। लेकिन एकल प्रीमियम में क्या होता है, वो केवल एक बार एक मुश्त पैसा जमा कर देता है अपनी उस कंप्लीट पॉलिसी के लिए, उसके बाद जो भी अवधि है उस पर जो उसको लाभ मिलने हैं वो लाभ उसको दिए जाते हैं। तो दो तरह की पॉलिसी यहाँ पे आपने देखी, एकल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम। एकल प्रीमियम के लिए IRDA की गाइडलाइंस क्या है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी उम्र 45 साल से कम है, उसको ये एकल प्रीमियम पॉलिसी दी जा रही है, तो उसमें जो उसको कवर दिया जाए एकल प्रीमियम का 125% से कम नहीं होना चाहिए। यानी अगर 1 लाख रुपए की पॉलिसी हम उसको दे रहे हैं तो 1,25,000 रुपये कम से कम उसका कवर होना चाहिए। अगर वो 1 लाख रुपये जमा कर रहा है तो कम से कम 125% का कवर, 1,25,000 का कवर होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति 45 वर्ष से अधिक है तो कम से कम 110% उसका जोखिम कवर होना चाहिए, जितना वो जमा कर रहा है उसका 110% कम से कम होना चाहिए। रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज में क्या है, 45 वर्ष से कम आयु के लिए 10 गुना किस चीज़ का, जो एनुअल प्रीमियम वो दे रहा है। अगर साल का वो 10,000 रुपये प्रीमियम दे रहा है अपनी पॉलिसी में, तो उसका 10 गुना यानी 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कवर उसमें होना चाहिए। अगर उसकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है तो 7 गुना कम से कम उसको रिस्क कवर, जोखिम कवर, सुरक्षा दी जानी चाहिए। जो उसका एनुअल प्रीमियम है, जो उसका वार्षिक प्रीमियम है, उसके 7 गुना से ज़्यादा का जोखिम कवर उसको दिया जाना चाहिए। और न्यूनतम जो मृत्यु लाभ होगा वो किसी भी पॉलिसी में बीमा धन के बराबर कम से कम होगा। यानी जितने की पॉलिसी हम उसको एश्योर कर रहे हैं, जितने का सम एश्योर्ड हमने उसको दिया है, कम से कम उतना मृत्यु लाभ उसको हम देंगे। इसके अलावा बीमा प्रोडक्ट में एक MWP एक्ट है,
1874 में एक्ट बना, इसको याद रख लें, MWP एक्ट 1874। MWP एक्ट क्या है? मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, मैरिड विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, MWP एक्ट 1874। देखिए ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट इस बात को परिभाषित करता है, या कह लीजिए ऐसी सुविधा देता है कि बीमा पॉलिसीज़ जो भी इस एक्ट के तहत बेची जाती हैं, सेल की जाती हैं, ज़्यादातर इंडोमेंट प्लान्स इस एक्ट के तहत आते हैं, कि वो पॉलिसीज़ के बेनिफिट नॉमिनी के लिए संरक्षित रहेंगे। किसी भी बकायेदार, कर्जदार, कोई भी कर्जदार है, मान लीजिए पॉलिसी होल्डर ने कर्जा ले रखा है किसी सरकारी संस्था से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जहाँ पे उसकी पूरी संपत्ति की नीलामी हो जानी है, लेकिन इन पॉलिसीज़ की नीलामी नहीं होगी। इसका लाभ केवल उसकी पत्नी और बच्चों को दिया जाएगा जो उसमें नामित हैं, जिनको उसने नॉमिनी किया हुआ है, चाहे पत्नी को या बच्चों को या दोनों को, अगर उसने नॉमिनी बनाया हुआ है। तो इस एक्ट के तहत पॉलिसी के लाभ को जो है इन्हीं लोगों को दिया जाएगा। अगर कोई, जिस व्यक्ति की पॉलिसी है वो किसी का कर्जदार है, उसने कोई लोन ले रखा है, तो उसमें इसकी रिकवरी या वसूली इससे नहीं की जाएगी। तो ये एक पॉलिसी का फीचर भी है, इसे आप एक प्रोडक्ट के फीचर के रूप में भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये एक्ट समझना है, इसके बारे पे सवाल एक नंबर का क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है, हर एग्जाम में आता है। तो MWP एक्ट इस बात को इंश्योर करता है। और इसमें अगर पूछा जाए किसको भुगतान होगा, तो वो न्यासी या ट्रस्टी को। न्यासी या ट्रस्टी का मतलब जो व्यक्ति नामित है वो एक ट्रस्टी के रूप में होता है और उसी को इसका लाभ दिया जाता है, जो पॉलिसीज़ MWP एक्ट के तहत होती हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सीधी सी बात यह है समझने वाली कि पॉलिसी को किसी भी तरह से कोई भी लेनदार उसको एक्वायर नहीं कर सकता, उसको वो पॉलिसी के बेनिफिट्स को नहीं ले सकता, भले ही बीमित व्यक्ति ने किसी से कर्जा लिया हो। इसके अलावा बीमे के प्रोडक्ट टाइप पे हम बात कर रहे थे। एक बीमा होता है कीमैन बीमा, मुख्य आदमी बीमा। कीमैन बीमा क्या है? नॉर्मली क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन के लिए बीमा नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी चला रहा है और उसकी कंपनी में कोई व्यक्ति एक ऐसे महत्वपूर्ण पद पे है जिसके अनुपस्थिति में, उसकी डेथ हो जाने पर उस कंपनी के प्रॉफिट्स प्रभावित होंगे, कंपनी का कार्य प्रभावित होगा और कंपनी जो सुचारू रूप से चल रही है वो नहीं चल पाएगी, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बीमा ले सकती है। और वो बीमा किस पॉलिसी के तहत होगा? कीमैन बीमा, कीमैन मुख्य आदमी बीमा। और उसके बाद बंधक मुक्ति बीमा एक होता है, मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, MRI लिख के आ सकता है। ये बीमा क्या है? किसी लोन को कवर करने के लिए बीमा दिया जाता है। नॉर्मली ये घटते हुए मियादी बीमे का एक रूप होता है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। घटता हुआ मियादी बीमा किसी लोन को संरक्षित करने के लिए, किसी ने लोन लिया है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोन की अदायगी कैसे होगी, इस बात की सुरक्षा के लिए उस व्यक्ति को एक इंश्योरेंस प्लान दे दिया जाता है, जो प्रायः एक घटता हुआ मियादी बीमा होता है। घटता हुआ मियादी बीमा इसलिए रखा जाता है ताकि उस व्यक्ति पे प्रीमियम का लोड कम से कम रखा जाए। तो ये जो है ये MRI या बंधक मुक्ति बीमा का एक स्वरूप है, यानी उस लोन को सिक्योर करने के लिए ये बीमा दिया जाता है। हाउसिंग लोन हो सकता है, व्हीकल लोन हो सकता है, तमाम सारे अलग अलग तरीके के लोन होते हैं। इसके अलावा हालांकि ये जो है ग्राहक सेवा का पार्ट है बीमे उत्पाद के फीचर्स में, एक चीज़ ये भी होती है फ्री लुक या कूल ऑफ। फ्री लुक या कूल ऑफ क्या है? जैसे कोई व्यक्ति बीमा लेता है, उसने बीमा प्रोडक्ट लिया, तो पिछले वीडियो में हमने काफ़ी डिस्कस किया था कस्टमर रिलेशंस के बारे में। तो कस्टमर को संस्था, कंपनी, क्योंकि प्रायः ये पॉलिसीज़ एक इंटरमीडिएट, एक व्यक्ति के द्वारा, जो एक मीडिएटर होता है, बीमा कंपनी का एजेंट होता है, वो नॉर्मली इस पॉलिसी को, इसके बेनिफिट्स को ट्रांसफ़र करता, उसको बताता है कस्टमर को। अगर उसके बताने में और कस्टमर के समझने में कहीं कोई गैप रह गया, इस बात को देखने समझने के लिए, ताकि सर्विसेज अच्छी से अच्छी हो, मैंने पहले भी बताया था कि सर्विसेज पे फोकस किया जाता है, तो हमारा ग्राहक जो है वो संतुष्ट होना चाहिए। इस बात के लिए एक सुविधा दी जाती है ग्राहकों को कि वो पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद, जिस दिन उनको पॉलिसी बॉन्ड पे हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉलिसी बॉन्ड एक उस एग्रीमेंट का एक साक्ष्य है।
पॉलिसी की शर्तें क्या हैं, सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं, उसमें लिखी होती हैं। और हमारा कस्टमर जब उस पॉलिसी बॉन्ड को देखता है तो उसको अगर ऐसा महसूस होता है कि हमें जो बताया गया था वो उस तरह की पॉलिसी नहीं है, कहीं ना कहीं हमें मिसगाइड किया गया, तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी बॉन्ड उसको जिस दिन रिसीव हुआ उसके 15 डेज़ के अंदर अगर वो चाहे तो अपनी पॉलिसी को रिटर्न कर सकता है कंपनी को। रिटर्न करने पर क्या होगा, उसको सिर्फ जो उस पॉलिसी को प्रोसेस करने में ये टाइप्स, ये कह लो कि जो ये प्रबंधन व्यय या भार, ये पोर्शन जितना है, इतना पैसा काट के, जो बहुत मामूली होता है, उसके सारे जमा पैसे उसको वापस कर दिए जाएंगे। तो ये जो है एक, इस सुविधा को हम क्या कहते हैं, फ्री लुक, यानी हमारा कस्टमर फ्री है उस बात को देखने के लिए, उस पर विचार करने के लिए कि जो उसको बताया गया है वो सब सही है या नहीं। और इस प्रोसेस को कहते हैं कूल ऑफ, यानी पॉलिसी को कूल ऑफ करा देना। उसने क्या किया, अपनी पॉलिसी को कंपनी को रिटर्न कर दिया। कूल ऑफ की अवधि कितनी है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, 15 डेज, 15 दिन। कोई भी व्यक्ति पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर इस बात को रिव्यू कर सकता है कि जो उसको पॉलिसी दी गई है वो उसी तरह की है या नहीं है। अगर उसको लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है तो उस पॉलिसी को वापस कर सकता है। तो फ्री लुक 15 दिन, लगभग हर एग्जाम में ये सवाल आता है 1 नंबर का, फ्री लुक अवधि या कूल ऑफ अवधि 15 दिन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आपको कम से कम 5 अंक दिए जाएं, और आप अगर इस वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।